अस्सलाम वालेकुम। ईद के इस खसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं कोमल सलीम। देखने वाले तमाम नाजरीन को ईद उल अज़हा मुबारक। नाजरीन, ईद उल अज़हा सिर्फ कुर्बानी का त्यौहार नहीं बल्कि इसार, मोहब्बत और खिदमत और खुशियाँ बांटने का भी पैगाम है। इस मुबारक मौके पर हमें इसार का बड़ा दर्स मिलता है। ये खूबसूरत रवायात हमारे मुआशरे को एक लड़ी में जोड़ती हैं। इस ईद पर हमें एक पैगाम ये भी मिलता है कि गुरबा और मसाकीन का भी ख्याल रखना है, नेकी के जज्बे को उबारना है। नाजरीन, इस ईद की एक ख़ास बात यह भी है कि इस ईद पर जो है वो मज़े मज़े के पकवान और डिशेस भी बनती हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी अपने घरों में बैठे हुए मज़े मज़े के पकवान जो हैं वो खा रहे होंगे। हमारे आज के मेहमानों ने ईद कैसे मनाई उनसे हम जानते हैं। अपने मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवाती चलूँ। हमारे पहले मेहमान हैं शहीन खालिद भट्ट साहब, MD पाकिस्तान बैतुल माल। उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद जमील साहब। इनकी सोशल जो वर्क है, इनकी जो खिदमात हैं, उनको देखते हुए इनको हुकूमत ने बिग ब्रदर का जो है वो नाम भी दिया है। हमारे जो तीसरे मेहमान हैं वो हैं जी डॉक्टर अमजद साकिब साहब, फाउंडर है अखुवत फाउंडेशन। और जब खिदमत की बात होती है तो डेफिनेटली इनको किस तरह से भूला जा सकता है। हमारे जो चौथे मेहमान हैं वो हैं इरशाद भी अंजुम साहब, वाइस प्रेसिडेंट हैं जी होटल एसोसिएशन के। हमारे पांचवें मेहमान हैं मोहम्मद इलियास साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि ये अपनी जो ईद है वो आज किस तरह से मनाकर हमारे पास आए हैं। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया, स्पेशली ईद के रोज़ आप लोगों ने आज अपना कीमती वक्त हमें दिया है। बट साहब, आपसे प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। पाकिस्तान बैतुल माल के MD भी हैं आप, तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ईद के रोज़ मुस्तहिक जो ख़ानदान है उनकी मदद को किस तरह से पाकिस्तान बैतुल माल जो है वो यकीनी बनाता है। सबसे पहले मैं ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान बैतुल माल तमाम वो लोग ख़ास तौर पे जो बिलो पॉवर्टी लाइन पाकिस्तान में उस ब्रैकेट में आते हैं उनको ख़ास तौर पे, और दूसरी पूरी कौम को आम तौर पे बल गया उनको भी पाकिस्तान बैतुल माल की तरफ से ईद मुबारक। आपका सवाल ये है कि ख़ास तौर पे ईद, बड़ी ईद या छोटी ईद, ये बड़ी ईद है ईद उल अज़हा। तो इसमें हम अपने जो हमारे बैतुल माल की जो एक्टिविटीज़ हैं इन रेफरेंस टू ईद उल अज़हा हम क्या करते हैं। तो देखिए, इसमें हमारी सबसे पहली तो यह है कि हमारी अपनी प्रायोरिटी ये होती है कि जो हमारे स्वीट होम्स हैं, वी हैव 49 स्वीट होम्स, और उसमें 5000 हमारे बच्चे जो हैं वो वहाँ पे बोर्डिंग भी करते हैं, लॉजिंग भी करते हैं, रहते भी हैं, पढ़ते भी हैं। तो ये हमारा इमीडिएट अटेंशन के लिए ईद के तौर पे ख़ास तौर पे उनके लिए बैतुल माल अपने बजट से भी, और हमें फॉरेन कंट्री से भी, टर्की गवर्नमेंट हमेशा हमें हेल्प करती है इन रेफरेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग मीट। फिर इसी तरह सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से हमें डेट्स का, खजूरों का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा इस बार फिर हमें कोई 20,000 जो है पाउंड केजी के करीब हमें उन्होंने दिया है। ये भी हम उन लोग बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ख़ास तौर पे उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि वो इस दिन के लिए, ईद के दिन, वो अकेले नहीं हैं। तो हमारे बहुत से डोनर्स होते हैं जो हमसे रब्ता करते हैं, और उनको हम इकट्ठा करके तो उनके बच्चों को ड्रेसेस या और जो भी उनकी डिमांड्स हैं, जो भी लोग खुद डोनेट करना चाहते हैं उनको हम पहुँचाते हैं। तो ये तो है स्वीट होम्स के हवाले से। इसी तरह बच्चियाँ हैं जो हम स्वीट होम में नहीं रखते, उनके घरों में हम उनको प्रोवाइड करते हैं। उनकी जो उनका स्टाइपेंड है दूसरा, उनको भी ईद के दिनों में ख़ास किस्म के ड्रेसेस उनकी, ताकि वो इसको सेलिब्रेट करने में वो हमारे साथ शामिल हों। इसके अलावा हमारे 169 हमारे वेक प्रोग्राम है, वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर, वहाँ पे यंग बच्चियाँ जो हैं वो ट्रेनिंग लेती हैं। वो 20,000 हर 6 महीने के बाद चेंज होती हैं। तो उनको भी, क्योंकि ये हमारा इमीडिएट एड्रेस है इन लोगों के ऊपर, तो उनको भी जो है ईद के दिनों में पूरी तरह शामिल किया जाता है। इसके अलावा आम आवाम के लिए, जो मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान बैतुल माल के अबाउट 40% बेनिफिशरी है, 40% पॉपुलेशन जो आ सकते हैं, और हम उनको लुक आफ्टर करते हैं जिस हद तक हम कर सकते हैं। उनके लिए हमने 20,000 रुपीज़ इस बार ख़ास तौर पे ईदी का रखा। जो लोग आए हैं
उस ओपन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो आते हैं, हमने उन तकरीबन तमाम को अकोमोडेट किया है जिन लोगों ने आके डिमांड की है, हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट। डॉक्टर हाली जमील साहब, इसी तरह जब भी दुखी इंसानियत का नाम आता है तो आपका खिदमत का नाम जो है वो सामने आता है, तो बताइएगा ईद का रोज़ जो है वो किस तरह से गुजरता है? ईद घर पे मनाते हैं या ईद के दिन भी अपनी सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं वो जारी रखते हैं? अच्छा, मेरा जो ईद का दिन होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। मैं आम तौर पे ज़ाहिर है ईद शुरू तो घर की एक्टिविटी से करते हैं, लेकिन मैं हर ईद पे 3 या 4 NGOs को फोकस करता हूँ। और ये वो NGOs होती हैं कि जो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड नहीं है, जो इन द मेकिंग होती है। तो फिर उनके साथ जाके यूजुअली थोड़ा सा मैं वक्त गुजारता हूँ। और असल में होता ही है, देखिए ये जो ईद का मौका होता है ना, इस मौके पे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। तो जो हमारे बच्चे डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं ना, बाज़ औक़ात उनकी बहुत सारी ख्वाहिशें जो है ना वो दबा दी जाती हैं, या वो जिस तरह मेलों में नहीं जा सकते, या वो माँ बाप उनको बाहर नहीं लेके जाते। हमारे यहाँ तो अभी तक डिसेबिलिटी को स्टिग्मा समझा जाता है। तो फिर ये जो NGOs होती है, ये इनका बेसिकली काम ये होता है कि उस दिन बच्चों को थोड़ा मोबिलाइज करें। फिर यहाँ पे हमारे यहाँ डिफरेंट NGOs हैं, डिफरेंट सोशल वर्क चल रहा होता है, तो वो ये एक्टिविटीज होती है। एटलीस्ट ईद के दिन जो है उनको फिर अपनों की कमी जो है बिल्कुल। वो और इससे मैं आपको बताऊं, और मैं जो हमारी पर्सनल ईद की खुशियाँ होती हैं, आई ऑलवेज डू इट ऑन द सेकेंड डे। मैं फिर सेकेंड डे गाँव जाता हूँ अपने, बिकॉज यू नो ईद आपको अपनों में ही वो लगती है। तो लेकिन जो पहला दिन होता है ना, वो तकरीबन इसी तरह मैं गुजारता हूँ। अच्छा शाह साहब, क्योंकि आपका ताल्लुक तो होटल इंडस्ट्री से है, तो हम जब छोटी ईद की ईद उल फितर के हवाले से बात करें तो हम देखते हैं कि होटल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रश होता है, लोग खाना खाने आते हैं। लेकिन यही ईद उल अजहा की बात करें तो टोटली चेंज जो है वो रुझान हो जाता है। तो इस ईद पे आप बताइएगा कि होटल इंडस्ट्री में क्या रुझानात रहते हैं और आप ईद किस तरह से मनाते हैं? ईद के दिन में जितने भी होटल पाकिस्तान में काफ़ी स्लो होते हैं, ट्रैवल लोगों का काफ़ी कम होता है। जहाँ तक मेरी ईद सेलिब्रेशन का तल्लक है, मैं सुबह 6:30 बजे सुबह उठ नमाज थी अपना ईद, और उसके बाद फिर कब्रिस्तान गया। अपने पेरेंट्स के वालिदा मोहतरमा, वालिद साहब, सिस्टर दफन है, वहाँ दुआ शुआ की। जब घर पहुँचे तो कसाई वरत रेडी था, वहाँ फिर कुर्बानी की। कुर्बानी के बाद फिर मैं उसके बाद जाता हूँ होटल जाता हूँ। तो ईद अब मैं अपने स्टाफ के साथ सेलिब्रेट करता हूँ कि स्टाफ फील ना करे कि अंजद साहब घर बैठे हुए हैं, हम सब और हम यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ जी। तो उनके साथ केक कटिंग सेरेमनी होती है, उनकी स्पेशल मेन्यू होता है, का म्यूजिकल प्रोग्राम होता है। और ताकि इससे ये होता है कि स्टाफ जब मोटिवेट होता है कि बॉस भी आए हुए हैं, हम सब मिलकर केक काट रहे हैं, बच्चों को लेके आ जाते हैं, बच्चों को ईद तकसीम करता हूँ, तो बच्चे बड़े फील गुड। उसके बाद एक NGO है, वहाँ के कोई 45-50 बच्चे हैं, वहाँ गोश्त वगैरह लेके जाता हूँ, बच्चों को गोश्त देता हूँ। उनके पेरेंट्स वगैरह नहीं है, कोई इश्यूज़ हैं, 3 साल से लेके 11 साल तक के बच्चे हैं। जब मैं जाता हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, सारी फीमेल्स हैं, उन पर गोश्त तकसीम करता हूँ, उन पर बिस्कुट वगैरह लेके जाता हूँ, काफ़ी चीज़ें लेके जाता हूँ, ताकि उनको फील ना हो कि हमारा कोई देख दाख करने वाला नहीं है। तो बस ऐसी ईद गुजर जाती है। फिर बचपन बड़ा याद आता है। फिर मेरे वो नवासे आए होते हैं, अपना पोते आए होते हैं, उनको भी ईदी शीदी देनी होती है। अब तो हमारे वक्त ये था कि ईदी मांगते हुए शर्माते थे हम, अब कोई शर्म नहीं है। अच्छा, वैसे ये ईद उल अजहा बड़ी जिसको कहते हैं, नॉर्मली जब हम छोटे होते थे हम किसी ईदी मांगते थे तो कहते हैं ये तो गोश्त की ईद है, ईदी की ईद तो नहीं है। तो आप इस ईद पे भी ईदी देते हैं? ईदी पे भी आजकल बच्चे है ना, बड़ी अवेयरनेस आ गई, पापा वेज माईदी, बेटियां भी आती हैं बड़े शौक से मान से, मतलब पापा से या दादा बू से वो मतलब ईद वार मांगते हैं। हमारे वक्त में कुछ थोड़ा सा शर्म था, शर्माते थे। अब कोई शर्म नहीं, बच्चे खुल के मांगते हैं, पापा दैट। और तो अच्छा लगता है, अपना बचपन याद आता है। मतलब है कि हम भी जाते थे गोश्त गात, बट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईदी मिलती थी, नहीं मिलती थी। जो ईदी मिलती थी फिर जाते थे जॉयलैंड में, जाते थे वहाँ जरा झूले शूले लेते थे, लाइफ को एंजॉय करते थे। अच्छा इलियास साहब, आप बताएं कि नॉर्मली कहा जाता है कि सहाफ़ी जो होते हैं ना जरा सुस्त तबीयत के मालिक होते हैं, छुट्टी वाले दिन जो है सोना ज्यादा पसंद करते हैं।
तो आप ईद किस तरह से गुजारते हैं? घर में सो के ईद गुजारते हैं या कोई एक्टिविटीज वगैरह भी करते हैं? ईद कैसे गुजरती है? लेकिन जब प्रिंट मीडिया था उस टाइम तो बंदा चले जाता था कि सो के ईद गुजार ली या नमाज पढ़ के फिर आके मिल मिला के और सुन्नत इब्राहिमी अदा करके कसाई वगैरह का ढूंढ के इस तरह। लेकिन अब जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो उस वक्त आप नहीं करते या इसमें, क्योंकि इसमें तो स्पॉट पर आपका जाना, अहम जगहों पर टीम को देखना कि किस तरह जैसे सारा बिल्कुल एक आपको पता है कि मीडिया में एक ऑपरेशन ऐसे होता है कि बादशाही मस्जिद में, फिर उसके बाद जो दूसरे अहम मुकामात पर दाता दरबार इधर उधर जाके ऐसे लाइव सोर्स देने होते हैं ताकि देखते हैं कि जहाँ पर्सनालिटीज़ वगैरह आई हों, प्राइम मिनिस्टर आए हों या सीएम साहब या चीफ जस्टिस या आईजी साहब या जो भी आते हैं उनको हम जो सारे एक्टिविटीज होती हैं डेली उनको कवर करते हैं, उनको देखते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कुर्बानियाँ कहाँ से शुरू हो रही हैं। फिर ये मैं भी समझी कहने लगे हैं, उसके बाद देखते हैं फिर गोश्त कहाँ से इकट्ठा करना है कुर्बानी का। फिर उसके बाद ये सबसे बड़ा बात है कि हम लोगों की खुशियों में शामिल हो जाते हैं कि ताकि जो लोग घरों में पकवान पका रहे होते हैं, किस तरह कोई कलेजी पका रहा है, कोई कढ़ाई पका रहा है, कोई दिखाते हैं। हमारी जाके टीमें जाके मुख्तलिफ घरों में जाती हैं, जाके ये दिखाते हैं लोगों को दिलचस्पी अपने साथ टीवी में ताकि जुड़े रहें, ताकि लोग देखते रहें। और इस सारे यानी कि फिर इस तरह नहीं तो आपका दिल नहीं करता वहाँ चैनल में बैठे कि आप भी कुछ पकवान खाएं, कुछ कढ़ाई खाएं, कुछ चांपे खाएं, या सिर्फ पैकेज चला देते हैं वहाँ पे ऑफिस में बैठ के देखते रहते हैं? हम घर से चले जाते हैं पर टीम टाइम होता है ना सबका, तो चले भी जाते हैं। कई हमारे अगर घर वाले वो भी हमें बना के भेज देते हैं, फिर सारे बैठ के टीम सारी खा लेती है। तो ये इस तरह सारा चलता है क्योंकि होटल वगैरह तो सारे बंद होते हैं उस दिन, तो सारी चीज़ें वगैरह तो इस तरह फिर मेल मिलाप और इस तरह ईद इसी तरह गुजर जाती हैं 2-3 दिन, क्योंकि ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि स्टाफ कम हो जाता है। जो दूर दराज के इलाके के लोग होते हैं वो चले जाते हैं, छुट्टियों पर चले जाते हैं। फिर जो लोकल होते हैं वही सारा टीवी का ऑपरेशन वगैरह मैनेज करते हैं, किस तरह चलाया जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं कि ईद के दिन काम की जो है वो आपको घट जाती है। बिल्कुल। अच्छा बट साहब, कश्मीरी लोग जो होते हैं वो कहते हैं खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, और हमने देखा भी है, मैंने भी देखा कि आप खाने पीने के शौकीन हैं, कम खाते हैं लेकिन शौकीन हैं खाने के। तो ये तो गोश्त की ईद है, तो इसमें आज आपने क्या खाया है? मटन कढ़ाई खाई है, चांपे खाई हैं, क्या खा के आए हैं आज? आपकी इजाज़त से मैं बैतुल माल के हवाले से ही बात करूँगा जी, क्योंकि ये हमारी फैमिली है। इनको पता है कि जैसे आपने कहा हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे जितने डायरेक्टर्स हैं, एडीज़ हैं, डीडीज़ हैं, ये हर बैतुल माल में जितनी हमारी फैसिलिटी वहाँ पहुँच जाते हैं। मैं भी उसी तरह उधर जाके उनके साथ मिलके हम खाना भी खाते हैं, कढ़ाई भी खाते हैं, और डेफिनेटली उनको ईदी भी देते हैं। और जो गोश्त है उसको वहाँ पे लोकली हमारे जो शेफ़ होते हैं हमारे किचन में, वो उनको भून के और उनको साथ खाते हैं ताकि वो लेफ़्ट अलोन फील ना करें, वो फील करें कि यू नो इट्स अ फैमिली। तो वो आपने कश्मीरियों की बट सब की बट की बात की, ये बात अच्छी है। ये लोग सच भी है, मैं इसमें इनकार नहीं करता कि सच है कि कश्मीरी जो है और ख़ास तौर पे जो बट हैं उनको खाने पीने का बहुत शौक़ है, लेकिन आजकल खिलाने का भी जाती है मेरे ख्याल में। जब 40 क्रॉस करते हैं तो उनका फेज डाइट थोड़ी कम हो जाती है। हाँ। तो आई एम इनटू अ सेकंड फेज, तो मैं खाने पीने का अब शौकीन नहीं इतना रहा, खिलाने की बड़ा शौक। नहीं वो तो मैंने कहा है कि कम खाते हैं लेकिन शौक तो खाने पीने का रखते हैं। बेशक। तो आज क्या किस तरह से एक्टिविटी रही, क्या खा के आए आज हमने जैसे आपसे कहा है कि बारबेक्यू इट्स अ मीट ईद है, ईद कुर्बान है, तो इसमें कोशिश हम करते हैं कि मीट की ही आइटम जो हैं उन्हीं का बारबेक्यू, जैसे चांपे हैं तो करके बारबेक्यू का ज़्यादा रखते हैं। और उसके साथ आपको पता है हमारा अपना शबदेग कश्मीरियों की एक बड़ी ज़बरदस्त पॉपुलर आइटम है। तो एज अ ग्रेवी आइटम के तौर पे शबदेग या हरीसा, तो खैर गर्मी आजकल वो नहीं खाया जाता, लेकिन शबदेग जो है दैट गोज़ अलॉन्ग विद बारबेक्यू स्टफ़, बारबेक्यू जो है वो खाते हैं। और वही ईद देना। मैं यहाँ पे एक छोटी सी, आप इजाज़त दें तो बात करना चाहूँगा कि हमने बचपन में देखा कि हम लोग मेक श्योर किया करते थे कि जब ईद हो तो फिर आप हर घर में जाके, जिनमें आपके अजीज़ भी होते थे और गुरबा भी होते थे, उनको जाकर गोश्त देते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तसव्वुर ज़हन में आया कि यार उन्होंने भी गोश्त बनाया हुआ है तो वो देने की क्या ज़रूरत है। वो करते करते श्रिंक होते होते वो जो एक हमारा मिलाप होता था फैमिली मेम्बर से, इसी बहाने
वो आस्ते आस्ते ख़त्म हो गया। खत्म होता मेरी गुजारिश ये है कि इट डजेंट मैटर कि उनके पास भी गोश्त है या उनके पास भी, हमारा एक वक्त आया कि वही एक रान होती थी गोश्त की जो ट्रैवल करती हुई फिर उनके पास फिर उधर वापस भी आ जाती थी। इवन दो ये हो भी तो फिर भी इस ट्रेडिशन को कायम रखना चाहिए मेरे ख्याल में। और डॉक्टर साहब हिदमत की बात हो तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि अख़वत फाउंडेशन का नाम ना आए, और बल्कि पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में जो है अख़वत फाउंडेशन की खिदमत से हर जो फ़र्द है वो इसको अनजान नहीं है। तो ये बताइएगा कि ईद का जो रोज़ है वो किस तरह से गुजरता है, क्योंकि नॉर्मली देखते हैं कि रूटीन में तो आपको बहुत से चैलेंजेस रहते हैं और एक्टिविटीज़ जो हैं सोशल एक्टिविटीज़ आपकी जारी रहती हैं, तो ईद का दिन जो है वो किस तरह गुजरता है? जी बहुत शुक्रिया। ईद देखें, हम जैसे आपने कहा कि तकरीबन सारा साल कोई छुट्टी वुट्टी का कोई तसव्वुर नहीं है। ज़ाहिर है जब आपको छुट्टी करनी होती है, कोई ज़रूरत होती है तो आप करते हैं, लेकिन ईद का दिन जो है ना इसलिए अहमियत रखता है कि हमारे कई एक अदारे हैं जहाँ पर लोग हैं, जहाँ पर स्टाफ है, जहाँ पर बाकी मामलात हैं। तो ईद के दिन का आगाज़ तो नमाज से होता है। नमाज के बाद फिर थोड़ी देर कोई वो खाना पीना, और उसके बाद फिर मैं जाता हूँ अपनी फैमिली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह फाउंटेन हाउस, ज़हनी इमराज के जो अफराद हैं उनका ये एक अदारा है। वहाँ पर कोई 600-700 लोग रहते हैं, तो उसमें से तकरीबन 60-70% लोग वहीं रह जाते हैं, कोई उनको लेने नहीं आता अपने घर। तो वो बड़ी तन्हाई का एहसास होता है, उनकी नज़रें उठती हैं बार बार दरवाज़े की तरफ कि कोई माँ बाप में से आए, कोई बहन भाइयों में से आए। तो इस तनाज़ुर में फिर हमारा और भी ज़रूरी है वहाँ जाना। तो हम जाते हैं, हमारे साथ फिर फैमिली के लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, बहुत सारे और लोग भी हैं इस शहर में जो कहते हैं कि हमें इनकी तन्हाई का एहसास दूर करना है। तो वो फाउंटेन हाउस में आप समझें कि एक मेला सा लगा होता है। कुछ लोग खाने लेके आते हैं, कोई मिठाई लेके आते हैं, कोई ढोल वाला आ जाता है, कोई उनको एंटरटेन करने के लिए आ जाता है। तो इसलिए बड़े धूम धड़के से और बड़ी अच्छा, और अच्छी मैंने बड़ी तरीके से क्लोजली इन लोगों को खुद भी देखा है, बहुत बार आपकी इजाज़त से गए भी हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे जो लोग हैं इतने सेंसिटिव होते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं, और हमसे ज़्यादा वो लोग इंजॉय करते हैं इस तरह की खुशियों जी को। बिल्कुल, देखिए सेंसिटिविटी की वजह से ही तो वहाँ पहुँचते हैं। ये जज्बातियत है या ज़्यादा हसासियत है, तो वो दुनिया के जो मसाइल हैं, जो दबाव है, ज़हनी परेशानियाँ, उनका वो मुकाबला नहीं कर पाते तो वहाँ जाते हैं। एक अलग ही दुनिया उन्होंने हाँ, अंदर उनकी अपनी एक बनाई वो है। फिर बिल्कुल। ज़ाहिर है उस दुनिया में जब बाहर से कोई जाता है, कोई खुशी का एहसास देता है, कोई उनके पास बैठता है, बुनियादी तौर पर तन्हाई दूर होती है ना। तो जब इतने लोग हों उनके इर्द गिर्द तो वो खुश होते हैं, और फिर खुशी से वो अपने जज्बात का इजहार भी करते हैं। वहाँ पर हम थोड़ा सा एक मौसीकी की महफिल लगाते हैं जहाँ पर वो खुद से कुछ गाना वाना गाते हैं। तो कोई ना कोई तरीका ऐसा हमें ढूंढना पड़ता है कि उनको एहसास हो कि वो ईद है। अच्छा, ये उनको बड़ी अच्छी तरह से पता होता है कि आज ईद है, और वो कई दिनों से उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। फिर हम वहाँ पर जो ख़वातीन हैं उनको चूड़ियाँ वूड़ियाँ, उनको मेहंदी और उनके कपड़े वो सब तैयार होती हैं। और इसी तरह लोग भी जो वहाँ पर मर्द हैं उनको भी नए कपड़े और फिर नमाज ये। तो उसके बाद फिर दिन में जैसे मैंने कहा कि बहुत से लोग आते जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो कुछ लोग उनमें होते हैं जो बिल्कुल ही अपने आप में गुम होते हैं, वो बात नहीं करते। तो लेकिन बहरहाल जब वो इर्द गिर्द देखते हैं तो कुछ ना कोई खुशी का एक तासर, जो एक लहर जो है ना मुस्कुराहट की, वो तो ज़रूर आती है। तो यूँ गुजर जाती है। दोपहर के बाद फिर हम अपने अजीज़ व अक़ारब से कुछ मिलना, कुछ पढ़ना लिखना, कुछ रेस्ट फैमिली करना, टाइम जो है वो स्टार्ट हो। हाँ। अच्छा इरशाद साहब, जैसे पाकिस्तानियों के बारे में कहा जाता है कि ये बड़े खुश खुराक लोग होते हैं, तो आप अपने बारे में बताइएगा। जैसे अभी हमने भट्ट साहब से बात की है, खालिद साहब से बात की है, तो आप किस तरह की हैं? मतलब खुश खुराक हैं या कम खाते हैं? वैसे आपकी स्मार्टनेस को देख के लगता है कि आप खाना कम खाते हैं। मैं भी भट्ट बरादरी हूँ, अच्छा, लेकिन खाना बड़ा बिल्कुल ऑपोजिट है। लेकिन खाना बड़ा तोल तोल के खाना। हाँ। अच्छा, ये मैंने देखा है वैसे नॉर्मली हमजा साहब के जब आप कहीं रिसेप्शन शादी की बुकिंग करवाने चाहो, बारात की, वलीमे की या मेहंदी की, तो पूछते हैं। स्पेशली जितने 5 स्टार होटल हैं वो तो लाजमी पूछते हैं इरशाद साहब कि आपके जो मेहमान हैं, जो गेस्ट हैं, वो कहाँ से हैं। मैंने सब लाहौर से ही हैं। शहर देखने के बाद वो रेट भी बढ़ा देते हैं। अच्छा, पहले मैंने बोला जी लाहौर से ही हैं। फिर मैंने जब अगली बार मैंने दोबारा पूछा ना, जब कंफर्मेशन कर रहे थे बुकिंग की, देन अगेन दे सेड कि जी आपके सारे मेहमान लाहौर से ही हैं। मैं कहा ये आपको क्या लेना देना कि लाहौर से हैं कहीं से? कहते नहीं मैडम आप समझती नहीं हैं। लाहौर से कोई फंक्शन, कोई वेडिंग वगैरह आ रही हो
तो हमें पता है कि 500 से 600 ग्राम हमने खाने की तैयारी करनी है। अगर हमें पता है ये बारात गुजरांवाला से आ रही है, सियालकोट से आ रही है, फिर हम 700-800 ग्राम की तैयारी करते हैं। मतलब वी नो दे आर बिग ईटर, तो हमें ये नहीं चाहते खाना शॉर्ट हो जाए, ये हो जाए। वो पेमेंट हमें पहले ले ली होती है, लेकिन फिक्र होता है हमने नाम खराब नहीं अपना करना, ताकि पता है कि लाइफ लाइन ऑफ द होटल इज बट रिटर्निंग गेस्ट, अच्छा खाना देंगे तो पीपल विल बी बैक। अगर खाना शॉर्ट हो जाता है, ये होता है, दे नेवर कम बैक। अभी चलते हैं हम एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। उम्मीद है कि आप लोग सब अपने घरों में अपने प्यारों के साथ ईद मना रहे होंगे और मज़े मज़े के पकवान जो है वो खा रहे होंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि आज ईद ये किस तरह से मना के आए हैं। अच्छा भट्ट साहब, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले ब्रेक पे जाने से पहले बात कही थी कि पहले जो बचपन की ईद होती थी ना, उसमें बड़ा एक ट्रेडिशनल टच होता था, सबको गोश्त बांटा जाता था, किसी ने कुर्बानी की भी होती थी ना तो उसको भी गोश्त देने जाते थे। अभी ये चीज़ ख़त्म हो गई है, ये रुझान ख़त्म हो गया। अब वही जो आपने बात की, लोग कहते हैं कि यार उसने तो कुर्बानी की है तो क्या जाना। बेसिकली एक मिलने मिलाने का जो है वो भी एक तरीका होता है और एक रिश्तेदारों का भी हिस्सा होता ही है। तो ये जो यादें हैं, ये जो ट्रेंड है, ये जो अपने और प्यारों से मिलने की ये जो बॉन्डिंग है, क्या समझते हैं कि जो हमारी ये नई नौजवान नस्ल है, किस तरह हम इसमें वो ताज़ा कर सकते हैं? देखिए, ये तो खैर बहुत कुछ बदल गया हालात के साथ। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेलीफोन जो है, इसने इतना कुछ लोगों से छीन लिया है, ये भी उसी का एक बाय प्रोडक्ट है। मैं समझता हूँ कि अभी भी जो रवायती फैमिली है पुरानी, वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, क्योंकि गोश्त देने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि जहाँ आप गोश्त लेके जा रहे हैं उनके पास गोश्त मौजूद नहीं है, सिवाय जो गरीब लोगों को दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इसको सख्ती से कायम रखना चाहिए। या आप उन लोगों से मिल लेते हैं जिनके साथ आप शायद नाराज़ हों किसी वजह से, या ना मिले हों, तो एक ये कंपल्शन हो जाती है कि जाके आप जाएं, वहाँ जाएंगे, आपको ईदी मिलेगी इन रिटर्न और आप उनको गोश्त दे के आएंगे। इसी तरह वो आएंगे आपके पास, आप भी उसको रेसिप्रोकेट करेंगे। तो इसमें अगर ख़ानदानों में कोई किसी लेवल पे कोई रंजिशें हैं तो उनको भी हल करने का मौका मिलता है। मेरी बड़ी दरख्वास्त है तमाम फैमिली से कि इसको कायम रखना चाहिए। इसके बहुत फ़वायद हैं और वैसे भी हमारी ट्रेडिशन है बड़े अरसे दराज से। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी आप बता रहे थे कि ईद जो है वो आप ईद के दूसरे दिन अपने गांव जाते हैं, वहाँ पे जाके मनाते हैं, तो अभी नॉर्मली हम देखते हैं कि जो किसी दूसरे गांव से या किसी दूसरे शहर से भी होते हैं, अगर लाहौर में होते हैं तो बड़ी ईद वो नॉर्मली यहीं पे लाहौर में अपने घरों में ही मनाते हैं। तो आप बताइएगा कि जिस तरह से पहले ये बड़ा ट्रेंड होता था कि अपने आबाई गाँव में जाना, अपने आबाई घरों में जाना, वो ट्रेंड भी अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं अगर अपनी ज़ात के हवाले से बताऊँ आपको, तो मेरा जो बचपना है वो कोयटा में गुजरा है। और कोयटा में शायद आप सबके लिए थोड़ी सी डिफरेंट बात हो या नई इन्फॉर्मेशन हो, वहाँ पे ईद की जो शुरुआत होती है ना, वो अंडे लड़ाने से होती है। अंडे लड़ाने से आपके लिए वो करते क्या है कि अंडे को उबाल के उसके ऊपर मुख्तलिफ रंग चढ़ा देते हैं और वो बड़े खूबसूरत से अंडे लग रहे होते हैं। और उसके बाद एक शख्स अंडे को अपनी मुट्ठी में यूं पकड़ता है और दूसरा उस पर मारता है, तो जिसका अंडा टूट जाए वो हार गया, वो अंडा उसको दे देता है। तो इस तरह करके ये अभी भी जो बलूचिस्तान में लोग सुन रहे होंगे, एंड आई एम श्योर ईद का दिन है तो आज उन्होंने किया भी होगा, लड़ाई होंगे। तो वो जो अंडे हैं ना सारे के सारे, वो फिर जीतने वाला जो है वो रख लिया करता था। अच्छा, मेरा एक दोस्त था, तो आप भी खेलते थे? जो खेलता था। कितने अंडे इकट्ठे कर लेते थे? अब मुझे नहीं पता, लेकिन हार जीत थी। लेकिन मेरा एक दोस्त था, वो कभी हारता नहीं था। अच्छा। तो एक दिन हमने सोचा कि मतलब इसका क्या कमाल है। तो बाद में उससे हमने अंडा छीना, तो पता लगा उसने लकड़ी का अंडा बना के उसको पेंट किया हुआ था। तो वहां पे कोयटा के लोग ये भी जानते हैं, कुछ लोग अंडों में सुराख करके ना, तो उसके अंदर ये जो लॉक होती है वो भर देते हैं। तो एनीवे, ये तो एक बचपन की ईद थी, वो तो वहीं पे गुजरती थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना मज़ा ईद के दिन अपनी मट्टी और मट्टी जहाँ के आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे जाके होता है, ये कम से कम मुझे उस वक्त तक लगता ही नहीं है कि ईद मुकम्मल हुई है जब तक मैं अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी कब्रें हमारे
गांव के इलाकों में होती हैं, फिर पुराने आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके पुराने चाचे मामे, उनको मिलना। और देखिए आजकल की जो ये ज़िंदगी है हमारी, मसरूफ़ ज़िंदगी है, उसके अंदर वैसे भी मेल मुलाकात कम हो गई है, तो इट इज़ अ वेरी गुड ओकेजन। और अब तो खैर लोग अखबार कम पढ़ते हैं, लेकिन अखबार में एक लफ्ज़ हुआ करता था कि ईद आ गई है तो जो परदेसी हैं वो अपने अपने शहर को चलते हैं। तो वो फिर जब हम जाते थे ना गांव, और अभी जब जाते हैं तो वो लग यही रहा होता है कि परदेसी जो है ना वो अपने इलाके में जा रहे हैं। तो आई रियली एंजॉय दैट, एंड आई थिंक ये जो बॉन्ड होती है ना आपके इलाके के साथ, ये सिर्फ फिजिकल बॉन्ड नहीं होती, ये स्पिरिचुअल बॉन्ड होती है, इमोशनल बॉन्ड होती है ये, और ये होनी चाहिए। तो आई मीन दैट्स हाउ आई एंजॉय। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे, जिस तरह से भी हम बात करें बचपन की ईद की या पुरानी ईद की, कि पहले ईद किस तरह से मनाई जाती थी, तो आपको क्या सबसे ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है आज की ईद में और उस वक्त जो ईद मनाई जाती थी? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको, जैसे इन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने कि अंडे लड़ाना जो है वो ये मिस करते हैं, तो अभी तो वो छोटी छोटी शरारतें रही ही नहीं है। अब तो आप ईद के नॉर्मली दिनों में भी हम देखें तो बच्चे अपने अपने मोबाइल्स के साथ जो है वो लगे होते हैं और वहाँ पे वही रवायती गेम्स खेल रहे होते हैं या यूट्यूब देख रहे होते हैं। तो अब बच्चों में भी वो चाम या उस तरह से नहीं रहा। तो ये बड़ा एक लम्हा फिक्री है कि ये हमारी जो नस्ल है ये कहाँ जा रही है, ये जो ट्रेडिशंस है उनसे टोटली जो है ये दूर होते जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि हर अहद की अपनी रवायात होती हैं और वो बदलती रहती हैं, हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए। हमारा बचपन जैसा था हम उसको चेरिश करते हैं, याद करते हैं। इन बच्चों ने अपने नुक्ते नज़र से, अपनी तालीम से, टेक्नोलॉजी से, अपनी आदतों से, समाजी मेल जोल से अपना बचपन गुजारा है, ये उसको अप्रिशिएट करते हैं और ये भी उसको याद करेंगे। लेकिन आज जो आपकी जो महफिल है ना ये ईद की, इसमें इस किस्म की बातें हम ना करें कि माजी में क्या होता था। तो ये एक खुशी का लम्हा है, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। बचपन की यादें तो होती हैं। नहीं, मैं एक और तरफ लेके जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आज आपने ईद के दिन पे इस महफिल में बट साबान की मौजूदगी से महफिल को खुशगवार बना दिया जी। तो बट साबान खुश खुराक भी हैं, खुश जमाल भी हैं, खुश शक्ल भी हैं। हमारे पास भी जो है ना वो दो ऑप्शन है ना बट में भी। देखें, उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा नहीं खाता, तो उन्होंने एक रवायत तोड़ दी है। हमारा बचपन और तरह का था। उस वक्त टीवी नहीं था, उस वक्त एयर कंडीशनर नहीं था, उस वक्त मोबाइल तो खैर बहुत ही बात की बात है, फ़ोन भी नहीं था। तो हमारे बचपन में जो खूबसूरती थी वो घर से बाहर थी, खेलने में थी। ये जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अंडे लड़ाने में थी और कोई गेम खेलने में थी, रिश्तेदारों को मिलने में थी। और जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं कि अब तो हमने अपनी अपनी दुनिया आप बनाई हुई है, उस दुनिया से हम निकलते ही नहीं है। एक ही घर में 4 बंदे बैठे हुए और वो अपने अपने उस मोबाइल से खेल रहे हैं। तो ये जैसे भट्ट साहब ने भी कहा कि ये एक बहुत ही बेहतर दिन है कि हम अपनी ज़ात से निकलें और दूसरों के साथ गुफ्तगू करें, गपशप लगाएं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक शख्स फाउंटेन हाउस में तन्हाई का शिकार है, तो ये तन्हाई हमारे घरों में भी ना कहीं आ जाए, हमारे मोहल्लों में भी ना कहीं आ जाए। तो हमें खिल खोल के, जैसे कहते हैं ना कि खिलखिला के हंसना चाहिए, मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। गुफ्तगू में ही हुस्न है ना, खूबसूरती है। तो कायनात की हर शय गुफ्तगू करती है। तो फूल बोलते हैं, हवाएं एक ख़ास मौसीकियत है। तो बोलने से, दुख दर्द शेयर करने से, तोहफे देने से, गोश्त तकसीम करने से। गोश्त तकसीम करने, अच्छा आजकल क्या होता है जी, ड्राइवर को कहते हैं ये लोग गाड़ी पे जाके यहाँ तकसीम करो। पहले क्या होता था, बच्चे जाते थे ये काम करने के लिए, तो वो जब जाते थे तो फिर एक और तरह का तल्लक बनता था। तो कुछ रवायात पुरानी ज़रूर याद करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल इस अहद के बच्चे जो हैं या नौजवान जो हैं वो ज़िंदगी को अपने अच्छा वो भी होता था ना कि वो जो शॉपिंग बैग्स हैं उन पे नाम लिख दिया जाता था कि ये हाला का है, ये चच्ची का है। फिर जो एरिया होता था, एरिया वाइज जो था, जो भी बच्चा घर का फर्द जो था वो जाता था और अभी मैं इधर गोश्त पहले देने जाऊंगा, अभी इधर देना जाऊंगा। तो वो चीज़ें अब
बाय द टाइम चेंज हो गई हैं काफ़ी हद तक। तो इरशाद साहब, अपने होटल में तो हम देखते हैं कि आप किचन पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं कि सफाई हो रही है, क्या पक रहा है, ठीक पक रहा है। तो अगर ये ईद का मौका है तो घर में अपने किचन में जाके कोई काम देखते हैं या कोई खाना बनाने में कोई हिस्सा डालते हैं या सिर्फ दस्तरखान पर ही मिलते हैं? जहाँ तक मेरे घर का तल्लक है, मेरी जो बहू है बड़ा अच्छी वो कलेजी वगैरह बनाती है। मैं जब होटल से वापस घर आता हूँ, कलेजी वगैरह तैयार होती है, बड़े शौक से कलेजी वगैरह खाता हूँ। और हमें गुड कुक, क्योंकि मैं जर्नी में आ रहे हैं, थोड़ा आ रहे हैं, बट्टों वाली साइड में थोड़ा आ रहे हैं कि मैं शौक से कलेजी खा रही हूँ। कि देखो साल में एक दफ़ा मौका मिलता है कलेजी खाने का, सारी से ईद के दिन बस नसीब होती है कलेजी खानी, बाकी लाइफ इज़ सो बिजी। लेकिन जहाँ तक ईद, मैं जर्नी में रहा हूँ 4 साढ़े 4 साल रहा हूँ। अब बस वर्किंग एज ए, सुबह पढ़ना, शाम को कुकिंग करनी सीखता रहा हूँ, फिर अमेरिका में रहा हूँ। ईद में हमेशा छोटी दो बड़ी दो मैंने लाहौर आके की है, क्योंकि मेरे डैडी को हो सकता है शायद छोटी या बड़ी एक ईद आके मैं घर जमील साहब ये भी यही बात कर रहे थे कि एक ईद घर करूँ आके। मजा तो अपने पेरेंट्स बड़ा वेट करते थे कि बेटा आएगा। अब ये 3 ब्रदर और एक सिस्टर है, लेकिन उनका होता था कि ईद कोई ना कोई बेटा घर में ज़रूर आए, ईद करे आके। एक फीलिंग आती है मैं पता लगा मैं आ रहा हूँ, घर की सफेदियाँ हो रही हैं, डैडी के बेटा मेरा आ रहा है, सारा कुछ ठीक ठाक हो, एवरीथिंग इज़ ऑलराइट। सेम इज़ विद मी, मेरी बेटियाँ आ रही हैं ईद मनाने के लिए। अभी मैंने को बंदे बुलाए थे, मैं देखो बाथरूम शाथरूम ठीक है या नहीं, सारा कुछ ठीक है। एक फीलिंग है, बच्चे आ रहे हैं आके एंजॉय करें आके। अच्छा इलियास साहब, जैसे भी हम बात कर रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से जो है चीज़ें चेंज हो रही हैं, रैपिडली चेंजेस आ रही हैं, तो आप कौन सी ईद को मिस करते हैं या बचपन का सोचते हैं तो किस चीज़ की याद जो है वो ताज़ा करते हैं? क्योंकि अभी तो लाइक जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अभी तो टोटली चेंज होता है क्योंकि आम चीज़ों में ज़्यादा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि ऑफिस में टाइम देना है, ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। तो याद आता है वो लड़कपन जब कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी और सिर्फ ईद मनाई जाती थी? बिल्कुल जी, वो याद आता है बिल्कुल आपस में कि सब जब ईद मनाने के जब होता था बचपन में, सारे दोस्त इकट्ठे होते थे। सबसे पहले तो अपने वालिदैन को मिलना होता था, उनसे जाके गले मिल के उनसे बैठ के, जब ईद हो चाहे ईद कुर्बान हो, तो उसमें सेवियाँ हमारे घरों में लाजमी खाते, सेवइयाँ वगैरह, तो वो जाके वालदा के हाथ की बनी हुई वो खाते थे। तो अब वो नहीं है। ईद पे सेवइयाँ होती हैं और ये बड़ी कलेजी होती है क्योंकि सुबह सुबह सबसे पहले तो कलेजी वो, लेकिन हमारे यहाँ जी सेवइयाँ वो लाजमी खाएंगे। अच्छा। तो वो क्या कहते हैं, वो जो लेकिन मीठा खा लिया सुबह, लेकिन कलेजी भी बनती है साथ में। तो वो साथ में एक है कि जो भी आता जाता खाते जाते हैं, जो घर में पकता जाएगा। किचन उस दिन बिजी होता है, खवातीन लगी होती हैं, तो वो इसलिए वो याद आता है कि उस दिन घर से भी खाते थे, फिर सारे दोस्त इकट्ठे होते थे कि दोस्त इकट्ठे होके फिर बैठ के तो प्लान करते थे खेलना है। खेलने के बाद जो खाना वगैरह किसी के घर से पकवा के वो सारे बैठ के इकट्ठे बैठ के खाते। सब दोस्तों में कोई एक सिलेक्ट होता है, एक सिलेक्ट हो जाते हैं, खाना बना के लेके आना है, तो उसको गोश्त वगैरह दे देना, चीज़ें दे देने, उनके घर वालों ने पका के देने, तो सारे सब दोस्तों ने उस तरह बैठ के खाना है। यहाँ हमारे यहाँ तो सबसे ये छोटे होते थे कि घर से चोरी में छुपे, यहाँ नहर है, उस वक्त तो नहर बड़ी साफ होती थी, नहर पर नहाने चले जाते थे। तो एक ही जिम्मेदारी होती थी कि खाना गर्म करेगा, रोटियां लेके आएगा, बाकी सब नहाया करते थे, कोई फल ले आया करते थे, बैठ के उधर पिकनिक किया करते थे नहर पर। वैसे अभी भी नहर पे देखते हैं तो बड़ी लोग पिकनिक कर रहे होते हैं अभी लोग आगे जो है वो बड़ा बिल्कुल जी बीआरबी के पास उधर बिल्कुल एक पिकनिक किया करते हैं, क्योंकि लाहौर में ये सबसे था कि गर्म ईद जब हो ना तो फिर सब लोग इधर साथ में खाना पका के ले जाएं, रोटियां वगैरह, तो फिर बड़ा एक एंजॉय करते हैं लोग। अच्छा भट्ट साहब, जिस तरह से हम एक मैसेज ओवरऑल दे रहे हैं प्रोग्राम में कि एक खिदमत का और एक जो गरीब तबका है उसको याद रखने का, मुस्तहिक तबके को याद रखने का, तो हम देखते हैं कि ये भी लोगों की बड़ी आदत होती है कि अगर किसी ने 2 बकरे किए हैं तो उसमें से 1.5 बकरा जो है वो अपनी फ्रिज में रख लिया, अगर 1 बैल किया है तो आधे से ज़्यादा बैल अपनी फ्रिज में रख दिया। तो किस तरह से जो मुस्तहिक लोग हैं उनको ढूंढ सकते हैं और किस तरह से जो है ढूंढ कर तकसीम जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हम लोग तो खाते रहते हैं, तो ऐसे में क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए आज के दिन लोगों की? ये देखिए, ये तो इस्लामिक तौर पे भी और वैसे भी मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि अभी वो 1/3 भी अपने पास नहीं रखते, ऐसे हैं चंद लोग। यानी फ्रीजर्स को भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्ट्रिक्टली इस्लामिक
तरीके से जाएं तो मुझे पता है कि उसके 3 हिस्से करते हैं आप। एक हिस्सा जो अपने लिए रखते हैं आप, एक हिस्सा अपने दोस्तों अजीज़ों के लिए, और एक हिस्सा गुरबा के लिए। अब जो नया ट्रेडिशन है उसमें यह है कि चूँकि दोस्तों अजीज़ों के पास नहीं लेके जाते तो इनके पास गोश्त काफ़ी बच जाता है। तो अब ऑलमोस्ट तकरीबन 50-50 50% रख लेते हैं और 50% जो है वो गरीबों को बांटते हैं। आपका उस सवाल का दूसरा हिस्सा था कि कैसे उनको ढूंढा जाए। मैंने कैंट में देखा, मैंने गुलबर्ग में देखा कि जो ही आप गोश्त को काटते हैं और तैयार करते हैं तो बाहर लोग ऑलरेडी खड़े होते हैं। जो वो कहाँ से आते हैं, उनको कैसे पता है कि आप गोश्त बांटेंगे, ये उनकी अपनी तरीकाकार है इन्फॉर्मेशन देने का। तो मैं समझता हूँ कोई भी जो गोश्त लेने आ गया है वो इसका हकदार है, तो उसको आप दें। ये डिफ़िकल्टी किसी को नहीं होती कि हमने देना का है। अगर डिफ़िकल्टी हो तो हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन NGOs ऐसी हैं जहाँ पे, जिस डॉक्टर साहब ने कहा कि अखवत है, बैतुल माल है, ये सब वो लोग हैं जहाँ पे ऑलरेडी गुरबा जो हैं वो वहाँ पे रिज़ाइड करते हैं किसी न किसी शक्ल में। तो अगर किसी को दुश्वारी हो कि वो गोश्त कहाँ दे तो वो इन इदारों में किसी जगह जाके अपना जो हिस्सा है उनको दे सकते हैं। डॉक्टर साहब इसी बात को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविस्ट हैं और इन एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रहते हैं। तो आज के दिन इस तरह का क्या करना चाहिए जो साहिब हैसियत लोग हैं, जिससे जो हमारा एक मुस्तहिक तबका है वो भी जो है वो फ़ायदा उठा सके और उनको हम साथ शामिल करें। जो हमारे साथ आप लोग बैठे हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ अपनी कंट्रीब्यूशन कर जाता है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से हमारे जो लोग हैं वो इन लोगों को भी, मुस्तहिक ख़ानदानों को भी अपने साथ शामिल कर सकते हैं? देखिए, अब आपके क्वेश्चन के 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि हम इन लोगों को कैसे शामिल कर सकते हैं। व्हाट्सएप ने जिस तरह फरमाया, कुछ लोग तो आ जाते हैं आपके दरवाज़ों पे, आपके घरों पे, आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। लेकिन मैंने अपने तौर पे ये देखा है कि मैं आम तौर पे जो हमारे यहाँ पे कुछ मदरसे होते हैं या कोई यतीम घर होते हैं, तो वहाँ पे जाके आप दे दें तो ये ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि एक चीज़ अभी तक अगर आप इस एंगल से देखें, बहुत से लोग जो हैं ना वो प्रोफेशनल गोश्त मांगने वाले होते हैं और वो आके, और उनके पास जो है स्टोर करने की जगह भी नहीं होती। आजकल जिस तरह पता है, मतलब हर बंदे के घर में तो जो गुरबा में से फ्रिज या चीज़ नहीं होती, वो फिर बाद में जाके उसको दे सेल इट टू द होटल्स। तो एक तो ये इसका पहलू है। अच्छा, दूसरा मैं ऐसा डॉक्टर बताना चाहूँगा कि ऐसा प्रैक्टिसिंग डॉक्टर मैं बताऊँगा कि आज के दिन के जहाँ पे बहुत से फ़ायदे और जहाँ पे बहुत हम अच्छा खाना खाते हैं और जब मज़े उड़ाते हैं, वहाँ पे एहतियात बड़ी ज़रूरी है। तो ऐसे तमाम लोग जिनको कोई दिल की बीमारी हो, तो कोलेस्ट्रॉल का कलेजी या लिवर या गुर्दे, इनसे एकदम पीक आती है। तो दे शुड बी वेरी वेरी केयरफुल कि वो ज़्यादा मिकदार में, वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर है या कोई हार्ट का प्रॉब्लम है। नंबर 2, वो लोग जिनको जोड़ों के दर्द की बीमारी जिसे गाउट कहती है, यूरिक एसिड वाली, क्योंकि अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा तो वो एकदम आपको जो है यू विल गो इनटू अ वेरी पेनफुल कंडीशन और फिर वो काफ़ी अर्सा रहेगी। फिर तीसरी, ज़ाहिर है गोश्त हम खाते हैं तो हमारे मैदे और पेट में जाता है। और मुझे याद है जब हम हाउस जॉब करते थे, या जब उस ज़माने में जनरल प्रैक्टिस करते थे, तो ईद पे जो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आया करते थे वो गैस्ट्रो के पेशेंट आया करते थे। तो इसलिए आई थिंक इसी तरह से इसी तरह ही है ना। तो इसमें 2-3 एहतियातें बस कर लें। एक तो देखिए, एक वक्त में बहुत ज़्यादा ना खाएं। आप डिवाइड कर सकते हैं ना, मील को डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 2, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। अभी गर्मी भी और शिकंजबीन सबसे बेहतरीन जो आजकल के उस मौसम के हिसाब से है, वो शिकंजबीन है। और फिर तीसरा, आई थिंक दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो ये सारी एहतियात करनी चाहिए। और बड़ी उम्र के लोगों को मैं ख़ास तौर पे एक एंड में ये कहूँगा कि ज़्यादा जब पेट भर के आप खा लेते हैं तो फौरी तौर पे वॉक नहीं करनी है, चलना नहीं है, या सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी। ठीक है। क्योंकि बहुत से लोगों को अननोटिस्ड एंजाइना होता है या उनके हार्ट की कोई इशू होती है। तो जब आप पेट भर के, क्योंकि जब ईद पे आप खाना खाते हैं तो जाहिर है वो पकवान ऐसे होते हैं दैट यू नॉर्मली डू ओवर ईटिंग, तो उस वक्त आपको कार्डिक इशू। अच्छा, वैसे नॉर्मली ये लोग कहते हैं कि जी खाना खाने के बाद आप थोड़ी देर वॉक कर लें, तो ये वैसे
फौरी वॉक नहीं करनी चाहिए? नहीं, इसका बड़ा एक छोटा सा उसूल है। इसका उसूल ये है कि देखें, जो वॉक होती है, अगर तो आप खरामा टहलने वाली वॉक करना चाह रहे हैं और आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, तो फिर तो आप खाने के बाद थोड़ी बहुत वॉक कर सकते हैं। लेकिन बड़ी उम्र के लोगों को और ख़ास तौर पे जिन लोगों को कोई कार्डिक इश्यूज हैं, उन्हें खाना खाने के कुछ देर बाद वॉक करनी या चाहिए। खाना खाने से पहले कर लेनी पहले चाहिए। कर लें, क्योंकि आप जब खाना खाते हैं ना, तो जितना भी ब्लड होता है आपका काफ़ी जी। वो आपके मैदे में चला जाता है। सो देयर इज़ लिटिल लेफ्ट फॉर योर हार्ट। तो ये एहतियात करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से भी डॉक्टर हाली जमील साहब से भी, भट्ट साहब से भी बात की है कि किस तरह से मुस्तक अफराद को, ख़ानदानों को आज ईद के मौके पर हमें याद करना चाहिए, याद रखना चाहिए गोश्त तकसीम करते वक्त। इसी तरह हमने देखा है डॉक्टर साहब कि हमारे ख़ानदान में भी बहुत से ऐसे मुस्तक लोग होते हैं, बेवाएँ होती हैं, यतीम बच्चे होते हैं। फैमिलीज़ में, हर फैमिली में ये होता है, लेकिन अब ये भी बहुत है कि हम अपने लोगों को जो है वो भूल जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि उन लोगों को याद करें सबसे पहले जो फैमिली में है, और ये हुक्म भी है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक है। देखिए, पहली तो एक दो चीज़ें मैं अर्ज़ करूँगा कि सिर्फ आज ही हमें नहीं याद करना, 365 दिन याद रखना। यानी ज़रूरतमंद जो है वो सिर्फ आज के दिन ज़रूरतमंद नहीं है, वो हमेशा ज़रूरतमंद है। तो हमें पूरा साल ही यही ईद कुर्बान जो है ना, एक पैगाम है, एक सोच है कि हमने अपनी हिस्से की खुशियाँ किसी और को देनी है। तो ये किसी एक मखसूस दिन से हम इसको वाबस्ता ना करें, हर साल ये करें, सारा साल ये करें। दूसरा, ये बात बिल्कुल ठीक है, हम अपने रिश्तेदारों को क्यों भूल जाते हैं, हम नाराज़ हो जाते हैं, हमारी अना हमारे रास्ते में रुकावट बन जाती है। तो इन चीज़ों से कतई नज़र हमें देखना ये चाहिए कि अव्वल ख्वाहिश बाद दरवेश वाली बात है ना, पहले तो जो अपने हैं उनका ख्याल रखें। ये आप एक मयार बनाएं कि ज़रूरतमंद है तो खुद उसके पास जाएं, उसको एहसास दें कि मैं तुम्हारे से मोहब्बत करता हूँ। और इसमें ये सारी चीज़ें साथ साथ, एक बात मैं आपसे कहूँगा कि जैसे हम अखुवत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अखुवत दरअसल एक तसव्वुर का नाम है। उस तसव्वुर को हम मुवाख़ात कहते हैं। हम कहते हैं एक शख्स का भाई बना ले। गोया अगर 50% साहब हैसियत हैं, तो 50% अगर साहब हैसियत नहीं हैं, गरीब हैं, तो एक से अगर मुवाख़ात हो जाए तो हमारी ज़िंदगी के बहुत से दुख जो हैं वो कम हो सकते हैं। तो हमें इस कॉन्टेक्स्ट में सोचना है कि हर सारा साल हमें दूसरों को देखना है, उनको बेकारीपन का एहसास नहीं देना, गदागर नहीं बनाना, उनको अपना दोस्त बनाना है। इरशाद साहब क्या कहेंगे? मेरा एक तो हमें अपने राइट लेफ्ट को नहीं बोलना चाहिए कि हमारे राइट पे कौन रह रहा है, लेफ्ट पे कौन रह रहा है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम। पता नहीं हम अच्छी बड़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके पास बेचारे कपड़े में पहनने के लिए नहीं है या नहीं है। आई एम फ्रॉम गुजरात, तो मैं हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमेशा उनको कॉल करता हूँ साल में 2-3 दफ़ा ईद से पहले कि भाई काफ़ी लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ना कपड़े अफोर्ड कर पा रहे हैं, ना कोई ईद सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। तो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उनको मैं हर साल उनकी लिस्ट बनाई होती है कि साहब ये लोग हैं, तो मैं उनको कोई ना कोई अपना टेक केयर ऑफ देम। इसी के आई डोंट वांट कि मैं सेलिब्रेशन कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, घर में 2-3-4 बकरे ज़बह कर रहा हूँ, उनके लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं है, ना पहनने के लिए कुछ नहीं है। मुझे अपना बचपन याद आता है कि मेरे डैडी रेलवे मुलाजम थे और मैं लालम से गुजरात पढ़ने के लिए आता था। तो अब्बाई ने पूरी कोशिश होती थी कि मेरे शू फटे हों, लेकिन मेरे बच्चों के शू ना फटे हों, कपड़े ना फटे हों। हमें भाई ईद की ईद शू मिलते थे। मीडिया का भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे हम डिफरेंट मैसेजेस अभी दे रहे हैं और डिफरेंट चीज़ों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से गोश्त तकसीम करना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से एज अ सहाफ़ी क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए? कि जिस तरह बताया कि 3 हिस्से तकसीम कर दें, तो इस तरह फ्रिज में ना रखें, तो इस तरह ये चीज़ें, सारी चीज़ें, इस पर स्टोरीज़ वगैरह होते हैं। फिर इस तरह के जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उन तक पहुंचा जाए, उनको दिया जाए। जो लोगों ने कभी कभी इस तरह होता है जिनके साहब हैसियत नहीं है, तो उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए उन लोगों को। जिस तरह डॉक्टर साहब कहते हैं कि फाउंटेन हाउस में, तो इस तरह कई दीगर अदारे, उधर अदारों में भी जाना चाहिए और जाके उन लोगों को अपनी खुशियों में बराबर लोगों को शरीक करना चाहिए। प्रोग्राम के एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप भट्ट साहब? मैसेज तो आपने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात की कि बहुत से लोग जो हैं बड़े बड़े एक्सपेंसिव एनिमल्स को बाय करते हैं और फिर उनको शो करते हैं टीवी के ऊपर।
और उसमें हमारा मीडिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जिम्मेदारी होता है। है ये भी कि जाते देखिए देखें आप जी। देखिए उस गरीब आदमी के पास जो हाँ। गोश्त का इंतज़ार कर रहा है और वो समझता है कि जी 5 लाख 10 लाख 20 लाख का एनिमल है, वो किस तजाद में का शिकार हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को भी नहीं करना चाहिए और मीडिया को इस बात की एहतियात करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ों को एज अ प्राइड मीडिया पर दिखाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ताकि जो मेजॉरिटी है हमारी, बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, जो इन चीज़ों को ना अफोर्ड कर सकते हैं, ना उनके कभी ख्वाब में ऐसा आ सकता है कि इतनी बड़ी इतना एक्सपेंसिव जानवर वो खरीद सकते हैं, उनकी दिलदारी ना हो। क्या डॉक्टर साहब मैसेज देना चाहेंगे प्रोग्राम के? आई थिंक मैं भट्ट साहब का जो मैसेज है उसी पे इत्तफा करूँगा। आप अगर नियत बना दें कि मैंने इतने पैसों की कुर्बानी देनी है, तो आप यूँ कर सकते हैं कि एक अच्छा आप जो जानवर है वो भी ले सकते हैं, और जो बाकी आपके पैसे बच जाते हैं वो आप किसी की मदद के लिए भी दे देते हैं। अमजद साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मेरा भी जो असल में पैगाम यही है कि ईद कुर्बान की जो स्पिरिट है ना, वो सिर्फ ईद कुर्बान के दिन या 2 दिन के बाद ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ये कुर्बानी है अपनी, जैसे मैंने पहले कहा, अना की, अपने गुस्से की, या अपनी सोच की, या नमूद व नुमाइश की। तो ये स्पिरिट जो है कि हमने अल्लाह की राह में अपनी अजीज़ तरीन शय कुर्बान करनी है, ये सारा साल इसमें जारी रहना चाहिए। इरशाद साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रोग्राम के एंड में? ये मैसेज देना चाहूँगा कि पाकिस्तान बहुत ही कुर्बानी के साथ ये पाकिस्तान बना है, और ईद के दिन हमें अपने फ़ौजी भाइयों को नहीं भूलना चाहिए जो कि बॉर्डर पे खड़े हैं, जिनकी वजह से हम बड़ी आराम की नींद सो रहे हैं। इलियास साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रोग्राम के? सबने इतने इतने अच्छे मैसेज दे दिए, तो बिल्कुल हम तो यही चाहेंगे कि सबको खुशियों में शामिल रखा जाए, और एक दिन को नहीं समझना चाहिए, हमेशा समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सबका। और अभी जाने से पहले हम केक कटिंग सेरेमनी भी करेंगे। प्रोग्राम के एंड पे जी मेरी तरफ से भी यही मैसेज होगा कि सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करते हुए जिसकी जितनी हैसियत है उसके मुताबिक वो जानवर ख़रीदे और उसकी जो है वो कुर्बानी करे, और अल्लाह उसकी कुर्बानी कबूल फरमाए, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं वो नीयतों पे होती हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जानवर महंगा है, खूबसूरत है। इट्स ऑल अबाउट कि आप किस नीयत से जो है वो कुर्बानी का जो फरीज़ा है सर अंजाम दे रहे हैं। और स्पेशली इन दिनों में जो है वो जहाँ मिल बैठ के आप लोग बैठते हैं और खाने मज़े मज़े के पकवान खाते हैं, वहीं सफाई का भी जो है वो खसूसी ख्याल रखें, ताकि अपनी इलाइशें जो हैं, जैसे CM पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत वो बैग्स में डाल के उनके वर्कर्स के हवाले करें। जगह जगह जो है वो कूड़ा और गंद ना फैलाएं, क्योंकि ये भी बड़ी अहम जिम्मेदारी है। सफाई का ख्याल, सफाई निस्फ़ ईमान है, और इसको भी हमने बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। और एंड पे जो हमारे फ़ौजी जवान हैं, जो हमारे पाक फ़ौज है, जो हमारे जवान हैं, वो इस वक्त जब हम ईद अपने घरों में मना रहे हैं और वो सरहदों पे बैठे जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, ताकि हम ये ईद का फरीज़ा यहाँ पे सर अंजाम दे सकें, उनको भी याद रखें। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।